ये यूएक्स डिजाइन बेसिकली एक यूजर एक्सपीरियंस टर्म है, यूज होती है डिजाइन फील्ड के अंदर, जिसमें हम हर किसी भी प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट को अगर हम ना भी देखें तो किसी भी हम डेली लाइफ में भी हमारे पास काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं कि हम यूजर का एक्सपीरियंस किस तरह आप देख सकते हो कि क्या बेटर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो वो बेसिकली एक यूजर एक्सपीरियंस होता है। अगर हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो वो जो यूजर एक्सपीरियंस है वो डीपली जो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग है और यूजर की नीड्स वगैरह हैं उन पर फोकस होता है, जिसके अंदर लाइक हम देखते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रही है तो उसमें हम यूजर के रेफरेंस से हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं या यूजर की क्या डिमांड्स हैं। तो बेसिकली जो यूजर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने अभी जूम का लिंक ओपन किया, तो उसके बाद आप जिस तरह से वॉक थ्रू करके इस प्लेटफॉर्म तक आए हैं और इस स्क्रीन तक पहुंचे हैं, तो ये बेसिकली आपका एक एक्सपीरियंस था। तो ये अब यूजर टू यूजर वेरी कर सकता है कि किसको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा जूम का, किसको अच्छा नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो लाइक व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स, हम उन प्रॉब्लम्स को फिर सोल्यूशन में लाते हैं। तो बेसिकली ये एक यूजर एक्सपीरियंस होता है। हम डेली लाइफ में भी हर चीज से एक्सपीरियंस लेते हैं। मोइस का माइक अनम्यूट हुआ है, म्यूट करते प्लीज। ठीक है। इसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस के अलावा हमारे पास एक और टर्म यूज होती है, यूके है यूजर इंटरफेस। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमें विजुअली दिखती है या कोई भी ऐसी चीज जो हम एप्लीकेशंस को जिस तरह विजुअली देखते हैं, जो इंटरफेस हमें दिख रहा होता है, जिसके पीछे लाइक सारा एक्सपीरियंस और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो काम करते हैं, तो वो हमारा बेसिकली यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस वो हर चीज होती है जो जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जितनी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, करंटली हम जूम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा एक इंटरफेस है जिसमें हमें दिख रहा है कि हमारे पास कुछ चैट के ऑप्शंस हैं, पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शंस हैं और डिफरेंट और ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, तो ये एक यूजर इंटरफेस होता है जो यूजर एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो कुछ लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूआई अलग चीज है और यूएक्स अलग चीज है। तो बेसिकली एक यूएक्स एक एम्ब्रेला है, एम्ब्रेला के अंदर एक छोटी सी टर्म है जिसको हम यूआई कहते हैं। तो यूएक्स के अंदर बेसिकली बहुत सी चीजें आती हैं जिसमें हम रिसर्च लेते हैं और जिसमें हम आइटरेटिव मेथड्स होते हैं, और इसके अलावा यूजिबिलिटी टेस्टिंग होती है, प्रोटोटाइप्स होता है, क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड जो डिजाइन की क्वालिटी एश्योरेंस होती है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं। तो ये बेसिकली यूएक्स इज अ वास्ट फील्ड जिसके अंदर हम सिर्फ यूजर इंटरफेस जो हमें दिख रहा होता है सामने फ्रंट पे एप्लीकेशंस के। ठीक है, तो ये बेसिकली यूआई की मेन डेफिनेशन है। अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं तो हमें क्या अचीव करना है या हम क्या एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन से। अगर कोई बंदा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, अगर वो कहता है कि यार मुझे ये फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, मुझे कैमरा ढूंढना है, मुझे कैमरा ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उसका एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम है। तो ये चीज हमें यूजर एक्सपीरियंस में मतलब बिफोर बिल्डिंग ड्यूरिंग बिल्डिंग द एप्लीकेशन हम ये चीज देखते हैं कि हम क्या चीज यूजर जो है एक्चुअली में क्या चीज अचीव करना चाह रहा है, जिसे हम इंटरफेस के थ्रू हम शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंटरेक्शंस होती हैं जो यूजर एक्सपीरियंस में आती है। लेकिन यूआई के अंदर क्या होता है कि अगर कोई यूजर कुछ अचीव करना चाह रहा है तो वो हम किस तरह से उसको इजीली अचीवेबल बना सकते हैं, तो वो हमारे पास यूआई के अंदर आता है, जिसके अंदर हम फिर कलर्स भी, टपोग्राफी इस्तेमाल होती है और डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी यूज होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें यूआई के पार्ट में आती हैं। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट सा डिफरेंस है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस का। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि लाइक यूएक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हम यूआई बना सकते हैं या बेसिक बहुत सी ऐसी जगह हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऐसे ऐसी कंपनीज भी हैं जहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर नहीं होते हैं, तो जस्ट डेवलपर्स होते हैं, वो खुद से लाइक डायरेक्टली डेवलप करते हैं। तो उसमें और यूएक्स के साथ अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसमें क्या फर्क है। तो ये चीज लाइक यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस क्यों इतना जरूरी है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा है, ये हम देख लेते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस जो है वो हम जितने भी यूजर की नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी डेवलपर को दे दिए तो वो एक डेवलपर माइंडसेट से सोचेगा, उसको उसको वो चीज जस्ट कोड करनी है और उसको वो चीज अचीव करवानी है। लेकिन अगर हम डेडिकेट कर देंगे एक डिजाइनर को, तो वो डिजाइनर बेसिकली क्या करेगा कि
हमारे पास जितने भी यूजर्स की नीड्स होंगी, यूजर के जितने भी हमारे पास पेन पॉइंट्स होंगे, उनको वो अपने पास लिस्ट डाउन करेगा, फिर उसके बाद अपनी रिसर्च करेगा, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करेगा। तो ये बेसिकली एक प्रोडक्ट का ऐसा मेन पार्ट होता है कि जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल भी बन सकती है और अनसक्सेसफुल भी बन सकती है। ठीक है, तो ये इसलिए यूजर एक्सपीरियंस इतना जरूरी है। जैसा कि मतलब आप पढ़ सकते हैं, इट एम्स टू प्रोवाइड द पॉजिटिव एक्सपीरियंस दैट कीप यूजर लॉयल टू द प्रोडक्ट। यूजर को जब एक चीज इजीली अचीव हो जाती है तो वो यूजर उसको यूज टू होने लग जाता है। इसकी एक छोटी सी हम मिसाल लेते हैं, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो व्हाट्सएप का एक कॉम्पिटिटर है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। टेलीग्राम। सॉरी, टेलीग्राम। नहीं टेलीग्राम नहीं है, बिल्कुल लाइक व्हाट्सएप का एक एक मिनट में आपको बताता हूँ यार। बोटिम, बोटिम के नाम से है। तो अब हमने किसी ने भी ना वो नाम ही नहीं सुना हुआ कभी उस एप्लीकेशन का। तो अब क्या डिफरेंस है कि जो व्हाट्सएप है वो हमें एक ऐसा इंटरफेस दे रही है, या उस उन्होंने जो यूजर्स की पेन है, ये जो हमारी नीड्स हैं, सोशली एक्टिव होने की, चैटिंग करने की, जो हमारे जितने भी फंक्शनैलिटीज हैं, वो उन्होंने इतनी इजी बना दी है व्हाट्सएप ने कि व्हाट्सएप अपने जो यूजर्स हैं उनको रिटेन करके रखा हुआ है उसने, उसको अपने यूजर्स को कहीं और जाने ही नहीं देता। हमने लाइक कभी भी नहीं ये नहीं सोचा होगा कि हम यार व्हाट्सएप की जैसी कोई और एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, या हम इवन कभी हमने ये भी नहीं सोचा होगा कि यार हम रिसर्च करते हैं कि व्हाट्सएप के कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, और हम उनको लाइक यूज करते हैं। तो ये जो मेन पार्ट होता है यूजर एक्सपीरियंस, वो प्रोडक्ट की सक्सेसफुल में बहुत मेन किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक छोटा सा रिसर्च है, जिसमें अगर हम कस्टमर एक्सपीरियंस को देखते हैं, यूजर एक्सपीरियंस को देखते हुए, एक फॉरेस्टर रिसर्च के मुताबिक जो हमारी लाइक अगर हम कोई फॉर एग्जांपल कोई पेड व्हाट्सएप अगर अभी कोई पेड फंक्शन भी लॉन्च कर देता है, तो उसमें हमारे पास 14.4% जो लोग होंगे वो विलिंग हो जाएंगे पे करने को, क्योंकि वो ऑलरेडी इससे इतना यूज टू हो चुके हैं कि उन्हें लगेगा कि यार ये हमारा लाइक ये प्रोडक्ट हमारा हमेशा बेनिफिट ही सोचेगी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी रिकमेंडेशंस हैं, लोग उनको रिकमेंड करते हैं, तो वो भी प्रोडक्ट में लाइक 16.6% बढ़ जाता है अगर हम यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अगर यूजर एक्सपीरियंस को इंक्लूड करते हैं किसी भी एप्लीकेशन की फीचर में या किसी भी फंक्शनैलिटीज के अंदर। ठीक है, तो एक ये छोटा सा हमें एक वो है पजल सा। आप लोगों में से कोई बताएगा किसी ने क्या पहले पढ़ा था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये स्लाइड अभी ओपन की थी? The center part. क्यों सेंटर पार्ट क्यों पढ़ा? ये हमने लास्ट वन क्यों नहीं पढ़ा? तो ज़्यादा बोल्ड था वो। यस, तो ये एक यूआई की एग्जांपल है, यूजर एक्सपीरियंस में हम इस तरह की टपोग्राफी से भी खेलते हैं, जिसकी वजह से यूजर को एंगेज करते हैं हम। अगर हाँ मतलब जो यूएक्स डिजाइनर है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने कौन से प्रोडक्ट की फीचर को कितना प्रोमिनेंट दिखाना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ देखते हैं कि यू विल रीड दिस फर्स्ट, इसको हमने बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो जो ही ये हमने अभी ये स्लाइड की तो डायरेक्टली हमारी नजर यहीं पे गई। क्यों गई? क्योंकि यूजर जो डिजाइनर है उसने ऑलरेडी उसको इतना बोल्ड कर दिया, क्योंकि वो चाह रहा था कि आपका फोकस यहाँ पे जाए। तो यूजर की जो नीड्स हैं वो एक यूएक्स डिजाइनर विद द रिसर्च बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकता है, और जिसकी वजह से लाइक एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल पार्ट की तरफ जाती है। ठीक है, तो एक छोटा सा वो था। इसमें से अगर हम छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं साथ साथ, तो ताकि इंगेज रहे हम सब एक दूसरे के साथ, तो इसमें आप लोग बताएं कि कौन सा वाला बेटर है, और जो आंसर देगा वो मुझे रीजन भी बता देगा क्यों बेटर है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, हेलो। सर ये चैट का बटन आप ऑफ कर सकते हैं? ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ और मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। मैं 2 मर्तबा रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। ओके, सो चैट क्या कंसर्न है आपका? सॉरी। सर डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, मैं नोट डाउन कर रही ओके हूँ और मुझे डिस्टर्ब। जी थैंक यू सो मच। ओके, Excuse me. I जी think जी। sir, second one would be more appropriate.
चैट बंद नहीं करें क्योंकि चैट से कुछ आंसर में क्या डिस्कशन हो रही है जो मिस हो रही है। कासिम भाई आपकी आवाज क्लिक्स नहीं आ कम रही। यूज हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि चैट बंद नहीं करें क्योंकि कुछ चीजें जो मिस हो रही है हम चैट में ही पूछ रहे हैं और हमारे जो फ्रेंड पुलिस है वो रिप्लाई कर रहे हैं। चैट नहीं बंद करें मैं क्या। ठीक है, लिंक स्टार की टीम देख ले यार, ये चीज क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो कोई आंसर दे रहा था इसका? जी सर, मैं कह रहा था जी। सेकंड वन, क्योंकि इसमें आपके क्लिक्स भी कम यूज हो रहे हैं, वो ज्यादा कंसाइज है। ठीक है ठीक है। कोई और? सर सेकंड वन, क्योंकि सेकंड वन जो है वो एक तो जो है ना यूजर को देखने में अट्रैक्ट करेगा और वो इजी होगा यूजर को। वो जो है ना वो डिफाइन नहीं करनी होगी कि अब मुझे फिर से क्लिक करना है और वो काम होगा। वो बस सिंपल पर है, तीन ऑप्शन जो सही ले करना। सही है ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था ना, ये हमने क्यों प्रेफर नहीं किया, उसका रीजन ये था कि ये दिस इज द ड्रॉप डाउन। अगर ड्रॉप डाउन हम कहीं यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें लाइक हमारे क्लिक्स पड़ते हैं, जैसा कि पार्टिसिपेंट ने बताया भी है। और दूसरी चीज ये कि हम लाइक हमें एक ह्यूमन एफर्ट ज्यादा हो रही होती है। तो हम इस एग्जाम्पल का यहाँ ऐड करने का मकसद ये था कि हम ये चीज देखें कि हमने यूजर को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, या हमने यूजर के लिए कोई चीज लेंदी नहीं बनानी है। Like everything should be smooth, every process will should be smooth in product। तो ये चीज इसलिए हमें जरूरी है कि एक एक चीज का ख्याल रखना है कि कंपोनेंट का। हमने ज्यादातर इस तरह की चीजें अपने मोबाइल सेटिंग्स में भी देखी होंगी, लेकिन हमारा फोकस नहीं किया होगा क्योंकि हमारे लिए वो इतनी इजी थी कि हमने उस पर कभी सोचा ही नहीं। अगर कि कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल हो रही होती है तो हम उस पर फिर फोकस करते हैं। तो ये मुझे अच्छा एग्जाम्पल लगा था कि यूजर एक्सपीरियंस दिखाने का। इसमें से कोई बताना चाहेगा कौन सा वाला बेटर है और क्यों बेटर है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आई थिंक फर्स्ट वाला, सॉरी सेकंड वाला बेटर है, क्योंकि फर्स्ट वाला हमें नहीं समझ आ रही कि इसमें आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। मे बी एग्जैक्टली। सेकंड वाला ज़रा हमें सही बता रहा है कि क्रिएट अकाउंट, मतलब हमें क्रिएट अकाउंट ही बन रहा है हमारा। आई थिंक सो। ठीक है, ऐसे ही है। असल में प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट में ये प्रॉब्लम है कि हमने हमें जिसने ये चीज डिजाइन किया है, उसने हमें ये इन्फॉर्म नहीं किया कि हम अभी अगर ट्विटर हैंडल डालेंगे तो कहाँ जाएंगे। लाइक उसने ये चीज बोला कि प्रोसीड फर्दर, बट उसने कुछ यूएक्स राइटिंग अप्लाई नहीं की इसके ऊपर। तो हमारे पास अगर स्पेसिफिकली डिजाइन एजेंसीज की बात करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिकली एक फील्ड होती है यूएक्स राइटर की भी, जो जस्ट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो जितनी भी यूएक्स राइटिंग का स्टफ है ना, वो देखता है। मे बी कहीं पे उसको यूजर को एंगेज करना है, या कहीं पे फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे सिंकिंग करवा रहे हैं, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो हमने उसको किस तरह से यूजर को एंगेज रखना है कि यार अगर वो प्रोसेस देर से भी हो रहा है, टाइम लग रहा है सिस्टम को बैकएंड से, तो यूजर किस तरह वहां तक एंगेज रहेगा। तो इसकी छोटी सी एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हम इंटरनेट क्रोम यूज कर रहे होते हैं, तो नेट चला जाता है, तो नेट जाने के बाद अब क्रोम ने क्या किया, क्रोम का ने एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए कि उन्होंने ना वो डायनासोर वाली गेम दे दी है। अब क्या होगा कि अगर नेट जाएगा भी तो हम लोड करके देखेंगे और वो सामने डायनासोर की गेम आ जाएगी। तो इट मीन्स कि लाइक हमारे पास नेट नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी मुझे लाइक जो जो नेट ना जाने की मुश्किल हो रही है मुझे, वो मेरे लिए आसान हो जाएगी थ्रू एक्सपीरियंस। फिर हम मे बी उसमें एंगेज हो जाएंगे, इतनी देर में नेट आ सकता है, कुछ भी हम उसका वे अराउंड ढूंढ सकते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल होती है हमें एक्सपीरियंस को बेटर बनाने की। तो इस एग्जांपल के में भी हमें पहले एग्जांपल में उन्होंने ये नहीं बताया कि हम अगर इस सीटीए को, इस कॉल टू एक्शन को मतलब अप्लाई करते हैं तो हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या हम इसको क्लिक करके हमें क्या अचीव होने वाला है। क्योंकि मेन चीज ये होती है कि अगर यूजर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसका रिएक्शन दिखाना हमें जरूरी है। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उसका रिएक्शन दिखाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई नोटिफिकेशन भी है, तो नोटिफिकेशन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमें टोस्ट नोटिफिकेशन आ जाता है, और अगर आप लोग अपने मोबाइल को वाइब्रेट करते हो तो नीचे आ जाता है यू आर ऑन वाइब्रेशन मोड, या इस तरह से हम कोई भी इंडिकेशन दिखाना जरूरी है ताकि यूजर
को यूजर को उसको पता चल सके कि यार उसने जो एक्शन परफॉर्म किया है उसका कोई फीडबैक मिला उसको डिजाइन की तरफ से। ठीक है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थी। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि दोनों में से किसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है और किसका अच्छा नहीं है। सर लेफ्ट वाले का ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसको यूज़ करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि एंड तक उसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, जबकि राइट वाला अगर बिल्कुल एंड पर पहुंचेगा तो उसको यूज़ करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। किस तरह से, लाइक एंड तक का क्या मतलब हो? ये सारा का सारा जो भी कैचअप है वो उन्होंने उल्टा करके बोतल रखी है, तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो फौरी तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं, जबकि जो Yes. राइट वाला है अगर वो एंड पर पहुंच जाएगा तो उसको बड़ी मुश्किल होगी निकालने में। तो इसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेहतर होगा जो लेफ्ट वाला है। जो लेफ्ट पर है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये एक ऐसी एग्जांपल है जो हमारी, सॉरी कोई बोल रहा है? सर मुझे लगता है बॉटल उल्टी रखी हुई है वो एक तो भाई ने बताया जो कि वो पूरा का पूरा यूज होगा, और दूसरा इसमें ये है कि इसके जो ग्राफिक्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, और खरीदते वक्त जो है वो यूजर को, मतलब जो भी खरीदने कस्टमर को ये अट्रैक्टिव लगेगा और ये बेहतर लगेगा, और चॉइस करने में वो ये चॉइस करेगा क्योंकि परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा आंसर देंगे ना सर, आप? वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में भी शायद पहला वाला बेटर है, क्योंकि एक तो इसको स्क्वीज करना इजीली होगा रादर देन सेकंड वन, क्योंकि इसको आपको टैप करना पड़ेगा, ठीक और है। एक तो इसकी ग्लास बॉडी है और दूसरी की जो पहले वाला है उसकी प्लास्टिक बॉडी है, तो इसको मतलब यूज करना या स्क्वीज करना ज़्यादा इजी होगा, तो इस वजह से शायद पहला वाला। ठीक है, तो जैसा कि आप सबने भी बताया कि हम अब इस, अगर आप सब ये आंसर दे रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि हम सबके अंदर एक डिजाइनर छुपा हुआ है। ठीक है, तो मतलब हम कहीं ना कहीं एक डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से सोच रहे होते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट यूजर। जो हमने अभी एजेंडा के अंदर भी डिस्कस किया कि हम यूजर सेंटर्ड डिजाइन पे भी अभी आगे आएंगे। तो डिजाइन इज बेसिकली यूजर सेंटर्ड, ऑलवेज गुड डिजाइन शुड बी ऑलवेज यूजर सेंटर्ड। तो अभी जैसे ये एग्जांपल है, ये मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए की क्योंकि हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल है। ये कैसी एग्जांपल है जो हम रोजमर्रा देखते हैं। आप इसी तरह ना शैम्पू में भी आप देखेंगे एग्जांपल्स। तो वो लोग इस तरह जो कंपनीज है वो इस तरह इसलिए बनाती हैं कि हमें वो इजी टू यूज हो जाए, हमें वेट नहीं करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये केचप है सेकंड वाला, तो अब सेकंड वाले केचप में आपको वेट करना पड़ेगा कि यार ये नीचे आएगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि आप सबने बताया कि नीचे मतलब खत्म होने वाला है, तो हमें मतलब हमारे लिए ये चीज मुश्किल होगी, हमें हमारी एफर्ट ज्यादा लग रही होगी। तो सर किसी भी, जी जी सर तो हम मतलब ये जो सेकंड वाली है अप्रोच, तो क्या ये एक बैड यूएस की तरफ जाएगा? और अगर जाएगा तो क्या मतलब इस तरह की मॉडल तो अभी भी है मार्केट में और उसकी कोई डिजाइन है, तो अगर ये कौन इतना बैड यूएस होता तो अब तक ये खत्म क्यों नहीं हुआ? यार, इट डिपेंड्स कि हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। मे बी जो जैसे कोल्ड ड्रिंक है, अब कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम इस तरह के फर्स्ट वन जैसी बनाएंगे। तो कोल्ड ड्रिंक मस्ट बी सेकंड वन, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही अलग है। अब उसका एक्सपीरियंस कैसे अलग है कि वो लाइक उसका अगर हम इस तरह रखेंगे और उसको ढक्कन लीक होगा तो वो क्या हुआ, तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं, बट जिस तो तरह के सॉसेजेस होते हैं हमारे पास, सोया सॉस हो गया एंड ऑल अदर थिंग्स, तो वहां पर बॉटल्स इसी तरह की होती हैं बट वो प्लास्टिक होती हैं, तो आप उसको इजीली स्क्वीज कर सकते हैं। हाँ उसको प्लास्टिक आप होती हैं अपसाइड तो डाउन नहीं रख सकते, जैसे कि शैम्पूस होते हम्म हैं, शैम्पूस को हम अपसाइड डाउन ही रखते हैं। हम्म तो तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों जगह पे अप्रोचेस सही है, सिर्फ उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। यस यस यस, जो जो आपने अभी बात की कि जो सॉस वगैरह होते हैं, तो उनमें भी ना हमारे पास प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं ताकि हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे अब फॉर सेकंड वाली एग्जांपल है, ये ग्लास बॉटल है, तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है इस चीज में भी, कैटेगरी में भी। ठीक है, तो इसमें सर, एक और डिफरेंस भी है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, वो ये है कि दोनों बॉटल्स का जो वेट होगा ना मटेरियल का वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, लेकिन जो इन्होंने डिजाइन किया होता है ना इस जो उल्टे वाला बॉटल है, इसका और उसका वेट तो एक ही है, लेकिन चूंकि शेप इसका अलग है और उसका अलग है और ये थोड़ा मोटा लग रहा है ना, तो इस वजह से कस्टमर प्रेफर करते हैं इसको बाय करना, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें शायद ज्यादा होगा, क्या मोस्ट ऑफ द पीपल, हाँ उनको लगता है कि ज्यादा होगा तो ये खरीदते हैं, हालांकि दोनों सेम होते हैं। तो दीज आर द अट्रैक्शंस जो है एक डिजाइनर देता है अपने कस्टमर को, वह अट्रैक्ट करता है अपनी चीजों से, अपने डिजाइन से।
एग्जैक्टली। बट आई थिंक कि सेकंड वाली जो मॉडल है उसको यूज करने के अप्रोच जैसे कि उनको शायद ओजी कस्टमर्स को रिटेन करना है, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर्स होते हैं वो ओरिजिनलिटी की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम सालों से यही वाली चीज़ खरीदते आ रहे हैं, तो अगर हम कोई नई चीज़ करेंगे तो शायद इसके अंदर कुछ डिफरेंस होगा। तो आई थिंक शायद कंपनी इस तरह की टैक्टिक्स जो है वो यूज़ करते हैं कि वो अपनी जो ब्रांडिंग है उसको चेंज नहीं करती। सही है। तो मतलब यूजर के माइंड में एक सेंस ऑफ फेयर होता है कि यार मैं जब ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग चीज यूज कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है और मैं यूज टू हो चुका हूँ, तो ऐसा होता भी है। हमारे पास मोस्टली कुछ ऐसी एग्जांपल्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जो ओल्ड एज अभी होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो वो अभी भी ना बटन वाला मोबाइल यूज करना प्रेफर कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो यूज टू है इसके, उनको मतलब नहीं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, चाहिए ही नहीं। तो इट्स बेसिकली ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस, हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो ये उस ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उस ऑडियंस को क्या चीज चाहिए। तो म्यूट करते हैं यार प्लीज, ओएस अहमद। ठीक है। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है। अगर हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें हमारे पास एरर आता है, तो इसमें से कोई बताएगा कि कौन सा वाला बेटर है विद रीजन? सर सेकंड वन, बिकॉज उसमें अगर एरर आ भी रहा है तो वो एग्जैक्ट उसके नीचे शो हो रहा है कि आपका ये एरर है। तो वो जो यूजर होगा जाहिर है उसको तो नहीं पता होगा, तो जब वो एरर देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि जो है ना मैं इधर मिस्टेक कर रहा हूँ या फिर मेरी ये मिस्टेक वगैरह है। तो वो सेकंड वन जबकि दिखने में भी सही लगेगा, जहाँ मिस्टेक आप कर रहे हैं वहां पर ही आपका जो है ना वो शो होगा कि आपने इधर एरर किया या फिर आपकी जो है ना इधर कोई गलती हुई है। सही है, सही है। और डेफिनेटली सेकेंड वन, क्योंकि इसमें वो मार्क भी हो रहा है कि आपने यहाँ इस बॉक्स में गलती की है, तो यूजर को आराम से पता चल जाता है कि मैंने कहाँ गलती की है और क्यों एरर आया है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है। इसके बाद तीसरी बाकी चीज वो एक्सेप्टेड फॉर्मेट भी बता रहे हैं ना कि मेरे पास एक्सेप्ट कौन से फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना है ईमेल का। तो वो नीचे उसका लिंक दे रहा है, मतलब जो भी उस साइट पे जाएं जाके देखें किस तरह के वो ईमेल एक्सेप्ट करेगा, जीमेल एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी मेजर डिफरेंस है। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है कि हम अगर किसी को एरर दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि अगर हम कोई बच्चा शरारत कर रहा है, हम उसकी गलती को पकड़ते हैं, उसके बाद उसको ये भी बताते हैं कि ये इस तरह सही हो सकती है। तो ये जो कोई भी प्रॉब्लम है ना यूजर का, हम उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन एरर के अंदर भी दे सकते हैं, जैसे कि फीडबैक देना। तो अब उसको हमने बताया कि यार आपके पास एरर है, एग्जैक्ट यहाँ पे एरर आया और क्या एरर है वो भी बता दिया। और दूसरा ये कि उसमें हमने ये भी बता दिया कि हम किस फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेंगे जिसकी वजह से ही एरर आपका रिजॉल्व हो सकता है। तो यूजर को हमने डायरेक्टली सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया इस चीज के अंदर। ठीक है। सर इसको हम माइक्रो कॉपी भी कहते हैं आई गेस, माइक्रो कॉपी कहते हैं या टूल टिप कहते हैं, आई डोंट नो। माइक्रो कॉपी होती है। ठीक है। हेलो सर। सर जी इसमें हेलो। ये है कि ये जो राइट वाला है इसमें टेक्निकली बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, एक लेमैन को ये समझ नहीं आएगी। ये जो लेफ्ट साइड पर है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। राइट। ये भी एक अच्छा डिफरेंस है कि हम अपनी यूएक्स राइटिंग को इतना सिंपल करें कि लाइक यूजर को प्रॉब्लम पता चल रही हो कि लाइक क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज आप डिफरेंस देखेंगे जो अभी भाई ने भी बात की कि फर्स्ट में लिखा हुआ है कि वैलिडेशन फॉल्ट फॉर्मेट डज नॉट मैच द डेटाबेस। तो ये लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक दुकान वाला हूँ और मैं एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता डेटाबेस क्या होता है। तो मतलब मुझे एक बेसिक इंग्लिश आती है लेकिन मैं इस तरह के टेक्निकल टर्म्स नहीं जानता कि डेटाबेस क्या होता है। तो इसके लिए भी हम एरर को इतना आसान तरीके से भी शो कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने बोला कि और इन्होंने इस तरह से उसको किया कि उप्स लाइक मे बी आपसे कोई गलती हो गई है, लाइक मे बी आपसे कोई गलती हो गई। तो इस तरह से एक शो करवाना कि यूजर को ज्यादा ऐसा न लगे कि यार मैंने कोई गलत स्टेप कर दिया है, मैंने बहुत ही कुछ गलत कर दिया। तो एक एरर भी शो हो रहा है लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। तो ये चीज भी एक इसमें नोटिस वाली है। ठीक है। ठीक है। हम यूएक्स इन रियल लाइफ देखते हैं कि रियल लाइफ में हमारे पास यूजर एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। उसकी 2-3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी।
तो जैसे ये डोर की एग्जांपल है, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर होते हैं। अब हमें पता है कि यार अगर हमारे पास लॉक लगा होगा ये टर्न वाला, तो हमें इसको लाइक घुमा के ओपन करना है, या अगर पुल के लिए होगा तो हम इस तरह का यूज करेंगे। अब मोस्टली पाकिस्तान में क्या होता है कि वो लोग लिख देते हैं वहाँ पे पुश पुल, ज्यादा इजी बनाने के लिए, लेकिन स्टिल पुश वाले पुल कर रहे होते हैं, पुल वाले पुश कर रहे होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, एक दरवाजे वाली डोर की बहुत एक कॉमन और बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम है। हम काफी ज्यादा इस तरह के एरर्स देखते हैं जो आर्किटेक्ट होते हैं वो करते हैं। तो ये चीज एक ऐसी है जो हम रियल लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल लगी थी मुझे, तो मैं सोचा ऐड कर दूं कि अब हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने प्रॉपर रोड पाथ बना के दिया हमें, लेकिन यूजर के लिए वो बेनिफिशियल नहीं था, उसे शॉर्टकट पसंद आया तो वो अपने शॉर्टकट से ही जा रहा है। तो ये एक बैड डिजाइन है। तो डिजाइन मतलब हर जगह पे है। अभी हमें रोड पे डिजाइन दिख गया कि अगर उसको लाइक जो एक्सपीरियंस है उसको आसान लग रहा था कि यार मैं यहाँ से जल्दी पहुंच जाऊंगा और मेरे लिए इजी भी है, और दूसरी चीज ये कि उसको नेचर अट्रैक्ट करी थी, वो एक दोनों दोनों साइड पे ग्रास है, वो जा रहा है नॉर्मली। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो हम रोजमर्रा देखते हैं, कराची में या पाकिस्तान में What ज्यादा about देखते during होंगे। rain? सॉरी, What about ड्यूरिंग during रेन। rain? यस, तो ड्यूरिंग रेन मतलब वो ऑटोमेटिकली उसको ऑप्ट ही नहीं करेगा, जिसको भी ऑप्ट कर रहा है, मतलब वो प्रेफर करेगा कि यार वो खुद को बचाए। फिर वो यूजर के लिए जो पहला प्रॉब्लम है या पहला जो माइंड में क्लिक आएगा वो ये आएगा कि यार मुझे खुद को सेफ रखना है, तो वो अपने लिए एक बेटर एक्शन लेगा। चाहिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है कि अगर हम यूजर की तरह नहीं सोचेंगे तो प्रोडक्ट कैसी होगी। तो अब ये देखें, एक ये झूला बना था बच्चे के लिए और इसमें अब देखें कि उन्होंने झूले के ऊपर लाइक टॉयज लगाए हुए हैं। तो अब जो जिसने बनाने वाला है उसने अपने माइंड से सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि यूजर के माइंड से उसको कैसा लगेगा। तो अब बच्चे को कैसा लग रहा है और पूरे बाकी जो एक्चुअल यूजर है नहीं उनको कैसा लग रहा है। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व होना जरूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, भले वो हार्डवेयर प्रोडक्ट हो या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है, यूएक्स डिजाइनर है, वो किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट सा और एक जनरल सा एक प्रोसेस बनाया है। कोई भी एप्लीकेशन या प्रोडक्ट अगर बिल्ड करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या प्रोसेस होता है और उसमें किन किन रूल्स का किरदार होता है, ठीक है। अब जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग ऐसा मेन पार्ट है, अगर आप वो नहीं करते तो मे बी आपकी जो प्रोडक्ट है वो फेलियर की तरफ जा सकती है, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि आपके पास कोई ग्राउंड रिसर्च नहीं है उसकी, ठीक है। तो उसमें भी यूएक्स डिजाइनर का पार्ट होता है। इसमें जो टेक्निकल फील्ड यूज होती है वो यूएक्स रिसर्चर की होती है। यूएक्स रिसर्चर होता है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी इन्वॉल्व होता है और यूएक्स डिजाइनर भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा वो जब रिक्वायरमेंट गैदर हो जाती है उसके बाद हम यूजर रिसर्च करते हैं, जिसके अंदर यूएक्स रिसर्चर का मेन पार्ट होता है कि वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करता है, उसका स्वॉट एनालिसिस करता है, उसकी लाइक टेक्निकल फिजिबिलिटीज भी देखते हैं डेवलपर के साथ बैठ के, और डिजाइन एंड से भी देखते हैं कि हम किस तरह इसको बेटर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाते हैं लो फिडिलिटी वायरफ्रेम्स के ऊपर। लो फिडिलिटी वायरफ्रेम्स एक स्केलेटन होता है जिसमें लाइक आप बिफोर डिजाइनिंग दी एक्चुअल प्रोडक्ट आप एक वायरफ्रेम जनरेट करते हो, जिसमें आप जस्ट लेआउट का फॉर्मेट बताते हो और स्ट्रक्चर बताते हो कि ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट फील्ड है तो वो किस जगह पे आएगी। तो ये एक मेन पार्ट ऐसा होता है कि हम इसके ऊपर आइटरेटिव प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली बिल्डिंग एन एप्लीकेशन इज एन एजाइल प्रोसेस। हम इसमें लाइक एजाइल मेथोडोलॉजी यूज कर रहे होते हैं कि हर चीज आइटरेट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लो फिडिलिटी वायरफ्रेम बनाया और उसके बाद आइडिया अच्छा पसंद नहीं आया स्टेक होल्डर्स को, तो क्या होगा कि वो आइडिया दोबारा से पिछले स्टेप पे जाएगा यूएक्स रिसर्च के ऊपर और आइडिएशन के ऊपर। तो फिर दोबारा से वो आइडिएट होगा मजीद रिसर्च करने के बाद, और फिर दोबारा से यूजर को दिखाया जाएगा। तो ये एक मेन पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है जो जिससे हम फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मीडियम फिडिलिटी के ऊपर जाते हैं। जब हमारे पास फीचर्स वगैरह फाइनलाइज हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसको और विजुअली अच्छा बनाने के लिए मीडियम फिडिलिटी के ऊपर जाते हैं। उसमें एक यूआई डिजाइनर का भी रोल आ जाता है, जिसमें वो उसकी एलिमेंट्स वगैरह का देखता है और उसके जितने भी डिजाइन सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं उन सबको देखता है। उसके बाद हाई फिडिलिटी वायरफ्रेम होता है जिसको हम
एप्लीकेशन लाइक मेन कलरफुल एप्लीकेशन जो हमें दिख रही होती है वो एक होती है हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम, या हम उसको डिजाइन बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो उसमें ये क्या होता है कि हमारे पास यूआई डिजाइनर होता है, उसके अंदर हम कलर्स लाइक अगर कोई डेवलपर है तो उसके आसानी के लिए लाइक लो फिडेलिटी वायरफ्रेम जो होता है वो एक HTML होती है, उसके बाद हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम उसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं, तो वो एक HTML एक हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम बन जाता है। तो जो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस या वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, तो वो एक हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम होता है जिसके अंदर लाइक हमारे पास इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, विजुअल ग्राफिक भी इन्वॉल्व होता है, जो के अगले स्टेप है। तो विजुअल्स एंड ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है, जितने भी हम आइकन्स बनाते हैं, जितने भी हमारे ब्रांडिंग होती है, किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है, उसमें ग्राफिक डिजाइनर का मेन रोल होता है। तो और विजुअल डिजाइनर भी उसमें इन्वॉल्व होता है ग्राफिक्स में बनाने में, या विजुअल जिसमें हमारे पास वीडियो एनिमेटर्स हो सकते हैं, या वीडियो एडिटर हो सकते हैं, जो मे बी कोई इंटरेक्शन या कोई भी वीडियो बना सकते हैं यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास इंटरेक्शन डिजाइनर होता है जिसमें हम एनिमेशंस वगैरह दिखाते हैं, प्रोडक्ट बनती जा रही है और उसके बाद उसको और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो अब जब यहाँ इंटरेक्शन तक हम उस वक्त पहुंचते हैं जब हमारा आइडिया फाइनलाइज हो जाता है और हमारी प्रोडक्ट लाइक यूजर के एंड से फाइनलाइज हो चुकी होती है, फिर हम उसको लाइक इंटरेक्टिव बनाते हैं ताकि यूजर के लिए और आसान हो जाए। उसके बाद फिर हम जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसके लिए हम सारे जो एसेट्स हैं या जितनी भी लाइब्रेरीज बनती हैं हमारे पास डिजाइन के अंदर, वो सारी चीजें हम हैंड ओवर कर देते हैं डेवलपर को, जो कि फ्रंट एंड डेवलपर होता है, वो फिर उसको डेवलप करता है और उसके बाद फिर टेस्टिंग होती है। अब ये जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग के अंदर भी यूआई डिजाइनर का रोल होता है। टेस्टिंग में कैसे होता है कि हम फिर उसका क्यूए करते हैं, उसकी क्वालिटी अश्योर करते हैं कि यार ये जैसा डिजाइन था एक्चुअल में डेवलपमेंट वैसी हुई है कि नहीं, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी एक पूरी की हुई रिपोर्ट हम बनाते हैं। उसके बाद वो रिपोर्ट जाती है डेवलपर के पास, वो दोबारा से रिकंसिडर होती हैं चीजें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस वक्त भी क्लाइंट को समझ नहीं आ रही होती हैं, तो फिर हम दोबारा से उसको आइडिएट करते हैं और उसका कोई फिर रैपिड यूआई जनरेट करते हैं, और उसके बाद दोबारा डेवलपमेंट होती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एक एप्लीकेशन बनाने का, जनरलाइज प्रोसेस है। इसमें हम लाइक ये वेरी भी कर सकते हैं, मे बी अगर कोई रैपिड यूआई बनवाना चाह रहा है तो उसमें क्या होगा कि हम कुछ चीजें मिस आउट कर लेंगे, जो चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन रिसर्च जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन का या किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके बाद हम लाइक यूएक्स से बेनिफिट कैसे लेती हैं कंपनीज या जो प्रोडक्ट कंपनी होती हैं। मैं खुद एक प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो हमारे पास लाइक मुझे आइडिया है कि यार कितना ज़्यादा मेन रोल होता है एक यूएक्स डिजाइनर का किसी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने में, कि लाइक पूरे स्टेक होल्डर्स आप पे डिपेंडेंट होते हैं और आपको लाइक कुछ ऐसा प्रेजेंट करना होता है जो यूज़र के लिए आसान होता है, या जो यूजर्स की जो नीड पूरी कर रहा होता है, जो क्लाइंट प्रॉब्लम लेके आया उसको सॉल्व कर रहा होता है। तो लाइक कंपनीज या प्रोडक्ट के अंदर यूएक्स क्या बेनिफिट होते हैं, उसके कुछ हमारे पास एग्जांपल्स या उसके कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने ऐड किए यहाँ पे, तो उसको हम देखते हैं। पहला है फेल फास्ट एंड लर्न फास्ट। तो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस के अंदर हमेशा से रहा है और एक प्रोडक्ट के अंदर हमेशा से रहा है कि अब आप जल्दी से एक चीज इम्प्लीमेंट करते हो और उसके बाद उसको अगर वो नहीं चल रही होती तो उसको हम पिवट करते हैं, दोबारा से फिर आइडिएट करते हैं, फिर पिवट करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें सिर्फ डिजाइनर का बहुत ज्यादा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट ने कोई आइडिया पिच किया आपको, अब वो आइडिया टेस्ट किस तरह से होगा, वो आइडिया इन दी फॉर्म ऑफ डिजाइन टेस्ट होगा पहले, क्योंकि डेवलपमेंट में हमारी डेवलपर मतलब ह्यूमन एफर्ट भी जा रही है और कॉस्ट एफर्ट भी काफी ज्यादा जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए कंपनीज क्या करते हैं, कंपनीज डिजाइनर से जितने भी आइडियाज होते हैं उनकी अल्टरेशंस बनवाते हैं और उसके बाद उनको टेस्ट करते हैं कि हाँ क्या चीज यूजर के लिए बेहतर है और क्या चीज जो क्लाइंट बोल रहा है कि क्लाइंट किस चीज से सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये एक मेन रोल होता है यूएक्स डिजाइनर का किसी प्रोडक्ट या कंपनी के अंदर, के जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट है या कोई भी सॉल्यूशन है उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो ये एक पहला पॉइंट था। इसके बाद इंक्रीज ऑर्गेनिक इंगेजमेंट। इसमें जो इंगेजमेंट है वो भी हमारा अगर यूएक्स डिजाइनर एक प्रोडक्ट बना रहा है
तो उसकी एंगेजमेंट भी हम इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या बेसिकली रिसर्च हुई हुई होती है। तो हमें पता है कि यार हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो उसको क्या चीज़ पसंद है। अगर वो किसी ऑलरेडी हमारे किसी कॉम्पिटिटर को यूज कर रही है, तो क्या मेन फीचर्स हैं जो कॉम्पिटिटर के उनको पसंद है और जो हम भी लाइक जिससे फायदा उठा सकते हैं, या क्या ऐसी चीजें हैं जो कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा लेकिन उन यूजर्स को चाहिए। तो ऑर्गेनिक एंगेजमेंट इस तरह से आती है कि आप उनको उनके फायदे की चीज प्रोवाइड कर दो यूजर को। तो ये एक मेन एंगेजमेंट भी इंक्रीज होती है अगर हम यूएक्स डिजाइनर को किसी कंपनी या प्रोडक्ट में रखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है या डिजाइन है, जो इंटरेक्शंस है, वो वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आ जाती हैं अगर कोई डिजाइनर उसको डिजाइन करता है तो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्लियर पाथ टू बिल्ड। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था रिसर्च का, वो उसका बहुत मेन पार्ट होता है इस पॉइंट के अंदर कि हम जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर हमारे पास मोस्ट ऑफ द चीज प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो चुकी होती हैं। ये जितने भी हमारे पास रोड ब्लॉक्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, वो हमारे सॉल्व हो चुके होते हैं जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं। तो उस वक्त हमें हर चीज का आइडिया हो जाता है। तो हमारे पास जो यूएक्स रिसर्चर होता है उसका मेन रोल होता है प्रोडक्ट के अंदर के वो जितने भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो यूजर फेस कर रहा है उसका सोल्यूशन किस तरह से मिल सकता है और कितना इजी मिल सकता है। तो हमारे पास यूएक्स डिजाइनर इसलिए भी जरूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट के कंपनी में। ठीक है, गुड यूजर एक्सपीरियंस इज गुड बिजनेस। तो ये ऑलवेज ये हमेशा से रहा है कि अगर कोई यूजर अगर अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। जैसे कि हमने व्हाट्सएप की मिसाल दी उसके कॉम्पिटिटर की, तो उसका कॉम्पिटिटर के 1.1 मिलियन यूजर्स हैं सिर्फ, लेकिन व्हाट्सएप के मतलब व्हाट्सएप तो पूरी दुनिया चला रही है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि व्हाट्सएप अपना एक्सपीरियंस अच्छा दे रही है, उसने उनकी जो ऑर्गेनिक एंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा है, और वो उन्हें मतलब व्हाट्सएप को पता है कि मेरा यूजर मुझसे क्या चाह रहा है, तो मैंने उससे वो चीज प्रोवाइड करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से एक प्रोडक्ट जो होती है वो सक्सेसफुल होती है, और डिजाइनर का जो रोल होता है किसी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर वो क्यों जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद अभी हम बात करेंगे कि जो यूजर सेंटर्ड डिजाइन होते हैं उसकी अप्रोच क्या होती है। ठीक है, अच्छा सर, सिर्फ प्रोडक्ट का डिज़ाइन ही मैटर नहीं करता, मैं समझता हूँ प्रोडक्ट की कॉस्ट भी मैटर करेगी। एक डिज़ाइन बहुत अच्छा बना है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है यूज़र का, लेकिन वो कॉस्टली है, हर यस, आदमी की पहुंच में नहीं है। तो सर वो डिज़ाइन तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, चाहे यूज़र का एक्सपीरियंस कितना ही अच्छा क्यों ना, वो हर आदमी की पहुंच में नहीं है। तो क्या प्राइस का और क्वालिटी का भी मैटर है इसमें कि वो भी मतलब प्रोडक्शन में या सेल में वो काउंट होगी? यस, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और ये मोस्टली प्रोडक्ट्स के अंदर ये चीज देखी जाती है। अगर मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूं जो जिसमें मैं काम कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास हम डिफरेंट टाइप्स की चीजें प्रोवाइड करते हैं यूजर को, क्योंकि कभी भी कोई यूजर इनिशियल लेवल पे ना किसी प्रोडक्ट को पे नहीं करेगा या किसी कोई पेड प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। वो क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उसने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, और उसे उसे मतलब दूर बैठ के नहीं लग रहा होगा कि यार ये मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, वो इस चीज को गेस नहीं कर पा रहा होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि कंपनीज जो है वो ये भी एक एक्सपीरियंस का पार्ट है कि कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज डिफरेंट मोड्स निकालती हैं प्रोडक्ट के। जैसे एक ट्रायल वर्जन होता है, तो कुछ कंपनीज होती हैं वो ट्रायल वर्जन प्रोवाइड करती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो ट्रायल वर्जन प्रोवाइड कर रही है। देखिए, आपको 15 डे का ट्रायल दे रहे हैं, आप ये चीज इसको टेस्ट कर लो, अगर आपकी ये काम की चीज है तो हम फिर मतलब आप इसको पेड प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, इस तरह से एक अच्छा जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर भी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसमें हम एक डेमो देते हैं। उस डेमो में ये होता है कि आपको एक रियल लाइफ प्रोडक्ट दिख रही होती है, मतलब रियल कंटेंट होता है, रियल फीचर्स होते हैं, लेकिन वो एक डेमो होता है। तो आप डेमो के थ्रू ये देख सकते हो कि यार जो मेरी प्रोडक्ट है जिससे लाइक जो मेरे लिए जरूरी भी है, क्या वो एक्चुअल में मेरे लिए जरूरी है। तो वो एक रियल लाइफ प्रोडक्ट आपको दिख रही होती है विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो आप उससे भी इसको टेस्ट कर सकते हो कि यार ये मेरे लिए यूजफुल होगी इन फ्यूचर या नहीं, या मेरे बिजनेस के लिए कितना फायदा ये देगी। तो ये एक जो क्वेश्चन था भाई का, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि हम जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है किसी भी यूजर के लिए। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लाइक
जो यूजर एक्सपीरियंस है ये एक फैक्टर हो गया। इसके अलावा प्रोडक्ट के अंदर काफी ज्यादा और फैक्टर्स भी होते हैं, जिस तरह प्रोडक्ट कॉस्ट होती है या जितनी भी ह्यूमन एफर्ट उस पर लग रही होती है कंपनी वाइड, तो कंपनी उसका भी देखती है कि हम उसको किस तरह से केटर करेंगे। तो ये एक डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ये एक बहुत बड़ी लाइक प्रोडक्ट डिजाइन एक बहुत बड़ी फील्ड है, जिसे हम मतलब एक छोटे से सेमिनार में उसको कंपाइल नहीं कर सकते। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूजर सेंटर डिजाइन। तो हम जैसे ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हर चीज हमारे पास यूजर पर्सपेक्टिव से होती है, और यूजर की साइड से लाइक अगर यूजर एक यूएक्स डिजाइनर यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचता है तो वो एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल बना सकता है। तो एक और चीज मैं इसमें मेंशन करूंगा, जो हम बोल रहे हैं कि एक डिजाइनर जो है वो यूजर पर्सपेक्टिव से सोचे, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक्चुअल यूजर की तरह ही सोचेगा। इसी के लिए हमारे पास एक यूजेबिलिटी टेस्टिंग, हमारे पास एक प्रोसेस के अंदर एक पार्ट होता है यूएक्स प्रोसेस का, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एक अपने प्रोडक्ट को लाइव करने से पहले उसका जो एमवीपी होता है उसको हम टेस्ट करवा लेते हैं थ्रू रियल यूजर्स, कि रियल यूजर को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। मे बी मैं एज अ डिजाइनर मैं यूजर की जगह पे सही तरीके से ना आ सकूं, मुझे नहीं पता, मैं इस चीज को गैस नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको किसी चीज की नीड है, तो वो मैं उसको गेस नहीं कर पाऊंगा उसको कितनी नीड है या उसको किस लेवल की नीड है और उसका सोल्यूशन किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक हद तक मैं एज अ डिजाइनर कर सकूंगा, लेकिन इसके लिए जो मेन प्रोसेस यूज होता है वो यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है, जिसमें हम ना फीचरल टेस्टिंग करते हैं, जिसके अंदर हम फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है उसका हम छोटा सा फीचर लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि यूजर्स को भेजते हैं और उनसे सर्वेस कंडक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टेस्टिंग करवाते हैं उनसे कि लाइक उनको किस तरह प्रॉब्लम फेस हो रही है। फॉर एग्जांपल हम उनको एक फ्लो दे देंगे यार, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की अगर मिसाल लेते हैं, आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है, तो आप क्या जो रियल यूजर है वो स्टेटस लगा सक रहा है कि नहीं, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमें उसको मेंशन कर देगा रिसर्च के अंदर ही, टेस्टिंग के अंदर ही, तो हम फिर उस चीज को फोकस करेंगे और उस चीज को रिजॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो जो मेन होता है वो होता है कि यूजर सेंटर्ड होकर सोचना या यूजर सेंटर्ड डिजाइन को बनाना। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि यूजर ऑलवेज हमेशा सेंटर में होता है, उसमें हमारे पास सारे जितने भी हमने पीछे भी अभी डिस्कशन किए हैं कि जितनी भी हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें भी यूजर का बहुत अहम किरदार होता है और उसमें विदाउट यूजर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आता है और आपको वो कहता है कि यार मुझे ये चीज बनवानी है, तो आप ये नहीं कहोगे कि यार ये मैं बना दूंगा, आप उससे क्वेश्चनिंग करोगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स के यार एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप उससे पूछोगे कि यार आपका आपका कंटेंट है आपके पास, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये किस टाइप की प्रॉब्लम है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस टाइप की है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है वो एक मतलब वो एक क्लाइंट दे सकता है अच्छे से कि यार उसका टारगेट ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसेबल यूजर के लिए डिसेबल ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट बना रहा है जो किसी भी तरह से लाइक माजूर है, तो फॉर एग्जांपल ब्लाइंड है, तो अब वो यूजर जो है जो क्लाइंट है वो हमें बताएगा कि यार मेरी ऑडियंस जो है वो ब्लाइंड पीपल है जो देख नहीं सकते हैं, हमने उसके लिए एक एप्लीकेशन बनानी है जिसके थ्रू लाइक वॉइस के थ्रू फॉर एग्जांपल इसे हम डिजाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी कहते हैं, तो वॉइस के थ्रू हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, या वो हमें अपनी टारगेट ऑडियंस बताएगा, उसकी एज लिमिट बताएगा और डिफरेंट जो यूजर्स के और पर्सोनास बनते हैं उन पर्सोनास को वो हम वो चीज डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखेंगे, वो एक डिजाइनर का काम है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डिसेबल प्रोडक्ट के लिए डिसेबल पीपल के लिए एप्लीकेशन या प्रोडक्ट बन रही है तो उसमें हमें क्या चीजें देखना जरूरी है। तो ये एक रिक्वायरमेंट में बहुत मेन पार्ट होता है यूजर का, यूजर की तरह सोचने का, यूजर को देखने का। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च होती है, रिसर्च में भी हम फिर उसी जो पर्सोना बनता है उस पर्सोना की बेसिस पे हम जर्नी मैपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जर्नी डिसाइड करते हैं, उसका यूजर फ्लो डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यूजर आएगा तो वो यूजर किस तरह से लैंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर, और अगर वो लैंड कर गया है तो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना है तो उसको कितने स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट में एक मिसाल दी कि हम अभी से जूम पे आए हैं तो आपको कितने स्टेप लगे हैं, क्या आपको कहीं प्रॉब्लम फेस हुई है, या आपको कहीं कहीं आपको ऐसा लगा कि यार मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज कैसे हो सकती है। अगर आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगा और आप बहुत स्मूथली इसको ऑनबोर्ड हो चुके हो जूम के ऊपर, तो ये एक जूम का बेस्ट एक्सपीरियंस है।
तो ये सारी चीजें भी रिसर्च के अंदर भी यूजर का पार्ट लाजमी होता है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि यूजर फ्लो होता है, यूजर जर्नी वगैरह देखा जाता है, तो वो भी हमारे पास लाइक हमें यूजर को देख के हम आर्किटेक्चर बनाते हैं। हम अगर छोटी सी भी मिसाल लेते हैं किसी चीज, फॉर एग्जाम्पल हम गूगल की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, मतलब पूरी दुनिया का पहले नंबर पे एक सर्च इंजन जो माना जाता है वो गूगल है। तो गूगल, लेकिन गूगल का डिजाइन आप देखेंगे ना, तो उसने बहुत सिंपल रखा है। उसके पास मतलब उस डिजाइन में कुछ भी ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, या कोई इतने 3-4 सेक्शंस नहीं बने हुए हैं। जस्ट एक व्यू पोर्ट पे आपको google.com दिख जाता है, और उसमें जस्ट एक इनपुट बॉक्स है, और ऊपर एक उसकी ब्रांडिंग है गूगल की। तो अब ऐसा क्यों है? क्योंकि गूगल ने देखा कि यार मेरी ऑडियंस जो है ना, और जो मेरा बिजनेस का पर्पज है, वो जस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लाइक सर्च करना है। आपको दुनिया में कुछ भी चाहिए, आप यहाँ पे आके सर्च करो। तो क्यों ना मैं मेरा जो मेन फीचर है उसको मैं बोल्ड कर दूं। इसी तरह इसीलिए उन्होंने सिर्फ इनपुट फील्ड लगाई हुई है। इसकी मैं रिसर्च इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था गूगल की, तो उन्होंने 1980s के अंदर ना, हमारे उनके पास काफी ज्यादा, आप लोग सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगी, कि गूगल की 1980s का जो वर्जन था ना, उसके अंदर क्या था कि एक टेक्स्ट बॉक्स था। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नीचे उनके पास डिफरेंट फंक्शंस थे, डिफरेंट बटन सीडीएस थे उन्होंने दिए हुए थे, डिफरेंट और ऑप्शंस थे। तो वो बहुत ज्यादा क्लटर्ड लग रहे थे। अभी अभी जब मैंने रिसर्च करते हुए उसको देखा, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अभी वाला बहुत एलिगेंट और बहुत सिंपल लगा, क्योंकि वो मेरी जो बेसिक नीड है वो पूरी कर रहा है। मतलब मेन जो मुझे प्राइमरी चाहिए ना चीज गूगल से, वो मेरी फुलफिल हो रही है। तो ये चीज ध्यान में रखना यूजर के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी होता है। ठीक है। इसके अलावा यूजेबिलिटी है। यूजेबिलिटी में हम लाइक जो कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें कोई भी फीचर कितनी इजीली एक्सेस कर पा रहा है यूजर, तो ये एक यूजेबिलिटी में आता है कि हम ये चीज देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, मिजान बैंक की एप्लीकेशन का मिसाल ले लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की बैंकिंग एप्लीकेशन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मिजान की अगर मिसाल लेते हैं, जो लोग यूजुअली यूज कर रहे होते हैं, तो आप उसमें फॉर एग्जांपल आपको किसी को पेमेंट करनी है, तो वो चीज आपके लिए कितनी स्मूथ है, आपके लिए वो कितनी प्रोडक्ट यूजेबल है, ये भी लाइक प्रोडक्ट बनाते हुए सोचा जाता है। तो ये जो हमें दिख रही होती है प्रोडक्ट, जैसे व्हाट्सएप हो गई, या बड़ी बड़ी जो भी प्रोडक्ट कॉमनली हम हर इंसान यूज कर रहा है, तो इसके पीछे बहुत ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है जो दिनों रात इस पे काम करती है और इस चीज को सक्सेसफुल बनाती है। ठीक है। इसके अलावा यूजर यूआई डिजाइन और विजुअल डिजाइन, इसमें भी यूएक्स डिजाइन, यूआई डिजाइनर जो होता है वो रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ लॉज हैं, यूएक्स के अंदर कुछ लॉज हैं जो आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमें नेक्स्ट कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उन लॉज के अंदर क्या होता है कि वो लॉज डिफाइन कर रहे हैं हर चीज को, जो भी यूजर के लिए आसान है। फॉर एग्जाम्पल एक जेकब्स लॉ है, जो हम अभी आगे एग्जांपल्स में भी देखेंगे, कि जेकब्स लॉ क्या करता है, कहता है कि जेकब्स लॉ कहता है कि यार आप जो यूजर है ना, वो काफी वेबसाइट से होके आ रहा है, आप इस तरह अज्यूम करो। इट मींस कि मतलब आप अपनी प्रोडक्ट ऐसे बनाओ कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं मैच करती हो। ऐसा नहीं हो कि आप लोग यूनिक के चक्कर में आपने ऐसी प्रोडक्ट बना दी जो यूजर को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा कि कुछ जो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, सिमिलर बिजनेसेस की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। मतलब उनके मेन फीचर्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट इतने सेम सिमिलर लग रहे होते हैं कि यार यूजर को प्रॉब्लम नहीं होती स्विच करने में भी, या यूजर आसानी से ऑनबोर्ड हो जाता है। तो इसमें ना जो एक स्टार्टअप होता है, वो ये भी सोच रहा होता है कि यार अगर मेरा कॉम्पिटिटर ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो और उसके पास बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, तो वो मेरी प्रोडक्ट पे कैसे ऑनबोर्ड हो सकते हैं, और वो हम उन्हें रिटेन कैसे कर सकते हैं। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा मेन किरदार होता है इस चीज का, कि हम उसको जो भी एग्जिस्टिंग उनके फीचर्स हैं, हम उनसे रिलेटेबल होते हुए या अपनी रिसर्च करके जो बिजनेस चल रहा है, वो उस बिजनेस की के मुताबिक जो भी आइडियाज चल रहे हैं या डिजाइन चल रहा है, फ्लो चल रहा है, उसको हम फॉलो करते हैं, ताकि यूजर को ऑनबोर्डिंग होने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर यूजर ऑनबोर्ड ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं चल सकती। ऑनबोर्डिंग एक बहुत मेन पार्ट होता है, मतलब फर्स्ट पार्ट होता है, जिसपे यूजर की यस भी हम सुन सकते हैं, यूजर का नो भी सुन सकते हैं। तो ऑनबोर्डिंग शुड बी लाइक वेरी इजी फॉर द यूजर। ठीक है। तो ये यूजर सेंटर डिजाइन की एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है।
उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो एक डिजाइनर को माइंड में रखने चाहिए, मतलब एज अ डिजाइनर मेरे माइंड में क्या क्या होगा तो हम एक प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हैं। कुछ उसके काफी ज्यादा प्रिंसिपल्स हैं, लॉज भी हैं, लेकिन हम इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स 3-4 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज फोकस ऑन द यूजर, जैसा कि हम कंटिन्यूसली शुरू से ही ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि यूजर हमारा मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि यूजर के अलावा कोई भी चीज हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो हमारे पास डिजाइन के पूरे प्रोसेस के अंदर यूजर्स का पर्सपेक्टिव होना या यूजर का साथ होना बहुत जरूरी होता है, अगर हम किसी मेन या लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पुट यूजेबिलिटी फर्स्ट। अब यूजेबिलिटी जो हमने पहले बात की थी कि कितनी एक प्रोडक्ट कितनी यूजेबल है, तो उसकी अगर हम जैसे इस पिक्चर के अंदर बहुत अच्छी इन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है कि यूजेबिलिटी को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम यूजर को इतना आसान आसान प्रोडक्ट इतना आसान कर दें यूजर के लिए कि वो उसको याद कर ले, उसके लिए याद करना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको मिसाल दूं कि अभी अगर मैं किसी से भी पूछ लूँ ना पार्टिसिपेंट्स में से कि यार आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉल करनी है व्हाट्सएप पे जाके, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यार मैं मतलब आप देखोगे भी नहीं इंटरफेस, आप मुझे ऐसे ही बता दोगे कि यार मैं जाऊंगा तो उस पे और उसके ऊपर टैब पे क्लिक करूंगा और कॉल सर्च करके कॉल कर लूंगा उसको, या किसी स्पेसिफिक बंदे को सर्च करूंगा और उसको कॉल कर लूंगा, तो कॉल का ऊपर टॉप नैव बार में बटन होगा, ठीक है। तो ये एक इतना इजी प्रोसेस, इतनी यूजेबल प्रोडक्ट बन गई कि हमें उसकी हर चीज याद है। जितनी भी हम रोजमर्रा प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो अभी लिटरली आप सबको वो उसकी हर फीचर के बारे में पता होगा, उसके हर फ्लो के बारे में पता होगा, मैं आपसे पूछूंगा। तो ये एक यूजेबिलिटी है, तो जो जो सबसे पहले एक डिजाइनर को बनाने डिजाइन करने से पहले उसके माइंड में होना चाहिए कि मेरी जो प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूँ ये यूजर्स के लिए कितनी यूजेबल होगी। तो यूजेबिलिटी हमेशा हेलो
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ जी रही जी है। आ रही है, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ यार रही है। सॉरी, मेरे नेट का प्रॉब्लम हो गया था। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबसे? यस सर। जी जी हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। ओके ओके ओके। ठीक है, तो कहाँ तक सुना था वैसे आपने? मुझे पता नहीं चला, नेट चला गया। नंबर 2, put usability first. ओके, वो हो गया था, यूजेबिलिटी का क्लियर हो गया था। जी क्लियर हो गया। ठीक है जी जी हो गया था, ठीक है हो गया। ठीक है। अच्छा, हमारा तीसरा पॉइंट है कि क्रिएट कंसिस्टेंसी। किसी भी डिजाइन के अंदर कंसिस्टेंसी को आना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से लाइक हमारे पास कन्फ्यूजन जो होती है वो क्लियर हो जाती हैं यूजर की। तो इसमें हम अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, मतलब ये जो कंसिस्टेंसी है ये डायरेक्टली यूजेबिलिटी को हिट करती है। अगर आपका डिजाइन कंसिस्टेंट नहीं है तो आपकी यूजेबिलिटी भी अच्छी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऐसे बंदे की मिसाल लेते हैं, एक जस्ट एन एग्जांपल, कि यार एक बंदा डिजाइनर नहीं है लेकिन उसके ऊपर डिजाइनर जॉब आई है, तो वो क्या करेगा? वो अब उसको मना भी नहीं करना चाह रहा, तो वो क्या करेगा? एक छोटी सी मिसाल है कि वो एक डिजाइन उठाएगा, दूसरा डिजाइन उठाएगा, उनको मिक्स करेगा और एक प्रोडक्ट बना के दे देगा, ठीक है। लेकिन अब वो उसको लॉन्च तो कर दिया उसने प्रोडक्ट को, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा? प्रॉब्लम ये रहा कि उसने बेसिक प्रिंसिपल्स को ही फॉलो नहीं किया। इसमें हमारे पास हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है, आ रही है आवाज। और मुझे समझ नहीं आ रही नेट को क्या हुआ। मैंने अपना हॉटस्पॉट भी कनेक्ट किया, लेकिन फिर तो कंसिस्टेंसी का लाइक किसी भी डिजाइन प्रोसेस के अंदर बहुत मेन रोल होता है, जिसमें हमारे पास हम हर चीज को कंसिस्टेंट बनाते हैं। मे बी फॉर एग्जांपल, हम अगर कोई आइकन यूज कर रहे हैं, फिर मेरी आवाज आ रही है मुझे लग रहा है। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है आपकी। हेलो You can continue. You can hear you. हेलो, सर आप मेरी आवाज आ कंटिन्यू रही करें। है? आप अब जी सर आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही अच्छा ओके, ठीक है। तो विजुअल हायरार्की में हम विजुअल हायरार्की नहीं, हम कंसिस्टेंसी पर थे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी में हम हर चीज देखते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल आइकन्स जो हैं वो कितने कंसिस्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आइकन में डुअल टोन यूज कर रहे हैं तो हम सारे आइकन्स ही डुअल टोन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, कुछ सॉलिड आइकन, सॉलिड कलर्ड आइकन होते हैं, कुछ स्ट्रोक आइकन्स होते हैं। तो ये छोटी सी एग्जांपल है आइकन्स को यूज करने में। तो अब आइकन जो है किसी भी प्रोडक्ट का एक बहुत छोटा पार्ट होता है, बहुत लाइक इसको हम एटम कहते हैं। मतलब एक बहुत छोटा फीचर या कोई छोटा सा एलिमेंट होता है जिसके लिए भी हम इतनी थॉरली उसके बारे में सोचते हैं, ताकि यूजर को कहीं से भी कंफ्यूजन ना हो, यूजर कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी उसको कंसिस्टेंसी खराब करेंगे तो यूजर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब यूजर डिस्ट्रैक्ट होता है तो आप लाइक यूजर फिर रिटेन नहीं कर पाता आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी है। इसके अलावा विजुअल हायरार्की, जैसा कि पहले भी अभी मैंने पिछले में डिस्कस कर लिया कि हम विजुअल हायरार्की को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यूजर्स का जो पर्सपेक्टिव होता है विजुअली देखने प्रोडक्ट की तरफ,
तो वो उसको इतना स्मूथ मिलना चाहिए। हम इसमें अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो एक डिजाइन पैटर्न की एग्जांपल ले सकते हैं। डिजाइन के अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं, एफ पैटर्न फॉलो किया जाता है, जेड पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो अब लैंडिंग पेजेस में देखेंगे ना यूजुअली कि हमारे पास नैव बार होती है। नैव बार में मोस्टली मतलब 95% जो लोगोज होते हैं वो लेफ्ट साइड पे टॉप पे दिखाए जाते हैं। और वो लेफ्ट साइड पे क्यों दिखाए जाते हैं उसका भी रीजन है। या अगर हमारे पास कोई सीटीए होता है तो जो हीरो सेक्शन है उसमें हम सीटीए क्यों दिखाते हैं, हमारे पास सीटीए इतना जरूरी क्यों है कि हम सीटीए उसको फर्स्ट पे दिखा सकते हैं, फर्स्ट सेक्शन में दिखा सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आपको सबको? यस सर, आ रही है। ठीक है, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरा ना यहाँ से म्यूट पे ना वो कलर नहीं आ रहा है। अब ये भी यूजर प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ लेकिन मेरा जो माइक वाला आइकन है उसमें मेरी वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, तो विजुअल हायरार्की को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो उसमें हमारे पैटर्न्स की बात कर रहे थे, तो पैटर्न में हमारे पास एफ पैटर्न होता है, जेड पैटर्न होता है, तो हम पैटर्न्स को फॉलो करते हुए डिजाइन बनाते हैं। अब यूजुअली फॉर्म में देखते हैं, अब फॉर्म हमारे पास सारा लेफ्ट अलाइन चल रहा है तो हमारे पास नीचे बटन भी लेफ्ट अलाइन होता है। या अगर हमारे पास फॉर्म सेंटर लाइन चल रहा है तो हमारे पास सेंटर लाइन होता है, या जेड शेप में होता है कि यूजर जेड से स्टार्ट करेगा फर्स्ट उसकी लाइन से टॉप से, वो ऐसे सामने पूरी नैव बार को एक्सेस करेगा, नैव बार को एक्सेस करता हुआ फिर वो नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद फिर फुटर जो होता है, फुटर में भी हम लोगों को लेफ्ट साइड पे लगाते हैं अगर हमने लगाना होता है तो उसको भी वो लेफ्ट टू राइट देखेगा। तो ये जो विजुअल हायरार्की है इसका मेंटेन रखना और इसके रूल्स को फॉलो करना। अब इसमें एक और चीज ये है कि आप लोग बार बार ये मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रूल्स को फॉलो करना या लॉज को देखना जरूरी है। तो इट डजंट मीन कि हम लॉज को याद रखेंगे, हम याद नहीं भी रखते ना तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में वो चीज होती है। जब हम इतना यूज्ड हो जाते हैं डिजाइन करते हुए तो हम ऑलरेडी ये चीज सोच रहे होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमें मे बी उसकी टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होती हैं। अब आप लोगों को भी बहुत से यूएक्स लॉस पता होंगे, लेकिन ऐसे पता होगा कि आपको उनकी टेक्निकल टर्म्स नहीं पता। अगर आपको कोई टेक्निकली वो बताएगा तो आप बोलोगे कि यार ये तो मुझे ऑलरेडी पता था लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता था। तो ऐसा होता है कि यूजर ऑटोमेटिकली इस चीज को ग्रैब कर लेता है, क्योंकि ये जो यूजर साइकोलॉजी है इसमें लाइक और जितने भी लॉज हैं ये सारे यूजर साइकोलॉजी के अंदर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस। जब भी हम किसी वेबसाइट पे फ्रॉम द डेस्कटॉप जाते हैं तो उसका इंटरफेस और होता है, ठीक है। फिर जब हम वही उसी वेबसाइट को अपने एंड्रॉइड में ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस कुछ और होता है। तो ये यूजर डिजाइन करने के टाइम पे मतलब ये चीज मेंटेन करता है कि जहां से यूजर आ रहा है उसको कैसा विजुअल्स दे, या फिर ये इसमें के पीछे क्या है, मतलब वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये जो चीज आपने बात की ना ये रिस्पॉन्सिवनेस कहलाती है। तो रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है कि यूजर के लिए मतलब हमारे पास कुछ अप्रोचेज होती हैं, वेब फर्स्ट अप्रोच भी होती है, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच भी होती है। अब ये होता है कि हमें हमारे जो टारगेट मार्केट है वो क्या चीज ज्यादा एक्सेस करना चाह रही है। इसकी हम छोटी सी अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं ना, वो इंस्टाग्राम की एग्जांपल है। अब इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन बहुत आपको लाइक विजुअली और बहुत अच्छी लगती है, हर चीज आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसके वेब वर्जन पे जाते हैं तो आपको उसका बिल्कुल लेआउट डिफरेंट दिखेगा। आपको लेफ्ट साइड पे उसके ऑप्शंस दिखेंगे वर्टिकली। तो ये क्यों जरूरी होता है मेंटेन करना, क्योंकि हम यूजर की पहले नीड को देखते हैं कि अगर यूजर मोबाइल फर्स्ट अप्रोच पसंद आ रही है तो हम मोबाइल को देखते हुए डिजाइन बनाते हैं। लेकिन जो यूएक्स डिजाइनर होता है वो दोनों डिजाइन बनाता है, लाइक वो वेब अप्रोच का भी डिजाइन बनाता है और मोबाइल अप्रोच का भी डिजाइन बनाता है। ताकि लाइक अगर अगर यूजर जो यूएक्स डिजाइनर है अगर वो सिर्फ वेब का बना के डेवलपर पे छोड़ देगा कि वो डिजाइन बनाएगा मोबाइल का रिस्पॉन्सिव, तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी यूएक्स पर्सपेक्टिव से। मे बी कुछ ऐसी कोई ऐसी चीज हो जो हमें ऊपर दिखानी हो। तो ये जो लेआउट होती है इस लेआउट की स्ट्रक्चर में ये सारी रिस्पॉन्सिवनेस की चीजें लाई कर रही होती हैं कि जो वेबसाइट का लेआउट है वो डिफरेंट है, मोबाइल का जो लेआउट है वो डिफरेंट है। इसकी एक और अगर टेक्निकल एग्जांपल दूं तो हम HTML के बाद हम बूटस्ट्रैप यूज करते थे, तो अभी तो खैर इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। लेकिन अब बूटस्ट्रैप में क्या था कि बूटस्ट्रैप ने एक बहुत अच्छा में कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे पास एक कॉलम स्ट्रक्चर था कि हमारा जो आपको अगर डेस्कटॉप मेरा दिख रहा है इस वक्त, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये 1080 पिक्सल्स की स्क्रीन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास टोटल 12 कॉलम्स होंगे, 12 कॉलम्स होंगे। हम
अब जो डिजाइनर है वो उन 12 कॉलम्स को देखते हुए, इसको हम ग्रिड कहते हैं, ग्रिड गाइडलाइंस या ग्रिड कहते हैं, ठीक है। तो अब ग्रिड सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि वो जो 12 कॉलम्स है उसको देखते हुए डिजाइन बनाते हैं। तो लाइक हम अगर कोई एक इक्वली, तो वो 4 8 12, तो जो 4 कॉलम्स में डिवाइड होंगे। अगर इस तरह मोबाइल के अंदर है, मोबाइल के अंदर हमारे पास टोटल 6 कॉलम्स होते हैं, तो हम फिर उसको लेआउट को वर्टिकली कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो हम किसी उसकी कोई और अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है ये एक बहुत एक वास्ट मतलब इसमें टॉपिक है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिजाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी। अब जैसे एक्सेसिबिलिटी की बात की, एक्सेसिबिलिटी में ये होता है कि लाइक आपकी जो ऑडियंस है, आपकी फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो जो जनरल ऑडियंस के लिए, तो फिर वो हर बंदे को, हर टाइप की ऑडियंस को एक्सेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइक आई साइट का उसका प्रॉब्लम है, आई साइट की कोई एक डिसऑर्डर होता है मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, अगर आपको वो डिसऑर्डर है तो आप उसमें क्या करोगे, आपको प्रोडक्ट किस तरह से दिखानी है। अब कुछ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान की, मे बी शायद तालीमाबाद के नाम से एक एप्लीकेशन है और भी एप्लीकेशंस है। तो अब क्या होता है कि वो जो यूजर जिस तरह का होता है ना उस तरह की एप्लीकेशन बनाते हैं। तो तालीमाबाद एक एप्लीकेशन बनाई थी, मैं जिस पुरानी कंपनी में काम करता था वहां पे, तो तालीमाबाद उस कंपनी इस प्रोडक्ट की जो टारगेट ऑडियंस थी ना वो लोग थे जो इंटर सिम में रहते हैं। अब इंटर सिम में पढ़ाना मुश्किल होता है, आपको लैपटॉप के एक्सेस नहीं है, आपको इंटरनेट के एक्सेस नहीं है। तो वो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई गई थी जो टच कीपैड मोबाइल्स के लिए बनी थी। अब कीपैड मोबाइल में लाइक आप किस तरह से ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, आप किस तरह से खुद को एजुकेट करोगे। फॉर एग्जांपल आपको ये फॉर एग्जांपल किसी विमेन को ये सिखाना है कि आप रोटी किस तरह बनाएंगी फॉर एग्जांपल, तो अब वहां पे ना तो लैपटॉप के एक्सेस है, ना तो इंटरनेट के एक्सेस है, ना तो कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी के एक्सेस नहीं है इंटर सिम के अंदर या इंटर पंजाब के अंदर। तो क्या करेंगे, वो कीपैड के थ्रू उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें ये था कि आप विजुअली गाइडलाइन ले सकते हो, उसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर था। अब उन्होंने वहां पे जेकब्स लॉ को ही फॉलो किया था कि पुरानी अप्रोच थी, फॉर एग्जांपल बैक करने के लिए आपको टॉप का बटन प्रेस करना है और आइकन भी उसी तरह के थे जिस तरह पुराने एप्स के होते हैं, या हम जो स्नेक गेम खेलते थे या स्पेस इम्पैक्ट गेम थी और भी डिफरेंट गेम्स थी। तो वो जो पुराने जो डिजाइन सिस्टम्स था उन्हीं को फॉलो करते हुए फिर उन्होंने वो बनाई, ना कि ये सोचते हुए कि यार अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई हम इसको थोड़ा एडवांस कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस करने का फायदा नहीं था हमारे यूजर के लिए, हमारे यूजर को एडवांस की जरूरत नहीं थी। तो ये जो डिजाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी है ये बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेन हमें एक यूएक्स डिजाइनर को माइंड में रखने चाहिए बिफोर डिजाइनिंग द एप्लीकेशन या ड्यूरिंग डिजाइनिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद हम ये हमारे पास टूल्स होते हैं, मेन टूल्स जो डिजाइन के यूज होते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर जो टूल है जो ज्यादातर कंपनीज में यूज होता है वो फिग्मा है। फिग्मा में हम जो डिजाइन है वो बनाते हैं, लाइक आपको वेबसाइट डिजाइन बनानी है, प्रोडक्ट डिजाइन बनाना है तो फिग्मा बनता है। इसके अलावा स्केच है, स्केच सिर्फ मैकबुक यूजर्स जो होते हैं, एप्पल यूजर्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं। और एडोबी एक्सडी है जो कि विंडोज में भी और इसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। इसमें मैं अगर आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू दे दूं, अगर टाइम है तो, अगर मुझे टीम बता दे कि टाइम है तो मैं क्विक वॉक थ्रू दे दूंगा, क्योंकि इसके बाद एक असेसमेंट भी होगा, जिस असेसमेंट जो इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो टीम अगर मुझे बता दे टाइम है तो फिर हम उसको एक्सेस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चले जाते हैं। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी, बहुत दूर से आ रही है। हेलो, ओके तो हम वॉक, ओके तो फिर
हम छोटा सा वॉक थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एंड अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास टूल है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर। ओके, सो ये हमारे पास ये एक फिग्मा जो टूल हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम एक डिजाइन फाइल बना सकते हैं या तो हम फिगजैम बना सकते हैं। अब फिगजैम क्या है? फिगजैम में हम जितने भी यूजर फ्लोज जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, यूजर फ्लोज बनाने होते हैं या कोई डायग्राम्स बनानी होती हैं, या अगर हम यूजर क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं तो उसमें जितने भी हमारे पास MOMs लिखने होते हैं, या हमें कोई डिजाइन को यूजर क्लाइंट को कोई आइडिया पिच करना होता है, तो हम फिगजैम में स्केच करके दिखाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये डिजाइन फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये जो स्लाइड्स हैं ये भी मैंने फिग्मा पे बनाई है, तो ये आप स्लाइड देख सकते। सॉरी, फिग्मा कर रहे हैं आप? सर ये फिग्मा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप? जी जी, ओके। ठीक है। तो अब ये स्लाइड्स भी हैं, ये स्लाइड्स भी फिग्मा पे बनी हुई हैं। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिग्मा को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकूं, तो मुझे टीम से अब मैसेज आ रहा है कि लाइक हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, हम इसको रैप अप करते हैं। तो जस्ट मैं आपको असेसमेंट के हवाले से जो हेल्प आउट कर सकता हूँ ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये फिगजैम का एक टूल होता है, जो मैंने भी आपको दिखाया कि फिग्मा की डिजाइन फाइल बनती है, ये फिगजैम पे हम जहाँ पे हम फ्लोज बनाते हैं या कुछ। तो ये एक प्रोजेक्ट था जिस पे मैंने काम किया था, इसमें हमारे पास कुछ फ्लोज हैं। मैं आपको इसका ना एक क्विक सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। एक्सक्यूज मी सर, assessment। आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई, समझ ही नहीं आ रही सर। अभी आवाज आ रही है? सर बहुत स्लो हो गई अचानक से। लेट मी चेक। हेलो, अब क्लियर है? नो सर, वही है सेम। सर हमें तो आपकी आवाज आ रही है सर। सर हमें भी आ रही है आपकी आवाज क्लियर। मुझे भी आ रही है। ओके, तो इसमें मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि हमारे पास ये यूजर फ्लोज बनते हैं जिस तरह से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉड्यूल था, बस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास मैं आपको पहले ना यहाँ पे गाइड बता देता हूँ कि गाइड किस तरह से होती है। हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, और ये डायमंड शेप होता है, और बाकी और टूल्स भी होते हैं। अब इसमें जो मेन चीज देखने वाली है वो ये है कि जो डायमंड होता है, ये हमें एक डिसीजन बॉक्स देता है कि कहीं अगर फॉर एग्जांपल आप अगर क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं तो क्या क्रिएट अकाउंट हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप लॉगिन या साइन अप की बात करते हैं, तो अगर अकाउंट क्रिएट हो गया है तो क्या कंडीशन है ये, अगर नहीं हुआ तो क्या कंडीशन आएगी। तो ये हम कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है यूजर फ्लो बनाना, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि यार जो यूजर का फ्लो है वो किस तरह से जाएगा, कितना स्मूथ जाएगा। इसी में हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे यूजर को प्रॉब्लम होगी, कौन सा फीचर वो अचीव नहीं कर पाएगा, तो हम यूजर फ्लो के अंदर इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा यूजर फ्लो है जिसमें हम एक टैब खुल रही है, एक एप्लीकेशन खुल रही है, और उसके बाद अगर उसका अकाउंट बना हुआ है तो वो लॉगिन के पेज पे चला जाएगा, अगर नहीं बना तो रजिस्टर के पेज पे चला जाएगा। अब रजिस्टर में उसको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी होगी, उसके बाद उसको एक OTP जाएगा वेरिफिकेशन, और अगर वो वेरीफाई कर लेता है तो नेक्स्ट प्रोसीड कर जाएगा, अगर वो नहीं करता तो दोबारा से OTP रीसेंड करना पड़ेगा उसको। तो ये एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो यूजर फ्लो है, जो एक एज एन एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। इसमें अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है ना, वो अभी पूछ सकता है, कोई भी क्यूरी है, कोई भी नई चीज पूछनी है, कोई इसमें क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो रही है कि यार ये कोई जैसे ये भी डॉटेड लाइन है, अब ये डॉटेड लाइन वाला बॉक्स यूज होता है जिसके अंदर हम सिर्फ इन्फो दिखा रहे होते हैं या हम जो रिक्वायरमेंट ले रहे हैं वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ ले, क्योंकि इसी से रिलेटेड असेसमेंट भी होगा। सर मेरे क्वेश्चन ये है, ये जो लाइन जा रही है इनके कई जगहों पे नो लिखा हुआ है, कई जगहों पे यस लिखा हुआ है, तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि आपको कहीं भी ये लाइंस दिख रही है ना यस नो वाली, तो उससे पहले डायमंड बॉक्स लगा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा डायगोनल में जो बॉक्स है। तो ये बॉक्स, इसका मतलब ये कि ये डिसीजन बॉक्स है कि आपको यहाँ से डिसीजन लेने के यार आपके जो फ्लो है वो किधर जाएगा, आइदर रजिस्टर करेगा आइदर लॉगिन करेगा। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। अगर आप कभी फेसबुक खोलते हैं तो अगर आपने फेसबुक लॉगिन की हुई है
तो अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है तो आप लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, अगर नहीं अकाउंट तो आप रजिस्टर पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। जब भी कोई फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन खुलती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रजिस्टर पेज खुलता है, ठीक है। तो ये उन्होंने एप्लीकेशन में हमने उससे पूछा कि यार ऑलरेडी एन अकाउंट, जिस तरह आपको डायमंड में दिख रहा है, क्या आपका ऑलरेडी अकाउंट है? अगर तो यूजर का ऑलरेडी अकाउंट है तो वो लॉगिन की तरफ चला जाएगा, अगर नहीं है तो वो रजिस्टर की तरफ चला जाएगा। ये एक यूएक्स डिजाइनर बनाता है बैठ के, ठीक है। तो ये इसलिए यस नो लिखा हुआ है। तो आपको जहाँ कहीं भी यस नो दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आप ये देखें यहाँ पे कि उसने जब लॉगिन किया तो उसने ईमेल पासवर्ड मांगा, ईमेल पासवर्ड के बाद लॉगिन सक्सेस का पीछे से चेक टेस्ट हुआ कि यार लॉगिन बंदा हो गया, कि उसका अकाउंट क्रिएट हुआ है कि नहीं। अगर उसका क्रिएट हो गया है यस, तो नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड कर गया। अगर उसका नहीं हुआ तो उसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, भले या रॉन्ग पासवर्ड की आ सकता है कि यार आपने रॉन्ग पासवर्ड लगा दिया या कोई भी कुछ भी इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका ये मतलब है। अच्छा सर, आई होप इसमें के सर्कल का क्या फंक्शन है? और मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि जो रेक्टेंगल्स हैं उसके कलर्स काफी अलग अलग हैं, मतलब एक पर्पल में भी है और ब्लू में भी है, तो इनके कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं? अच्छा, ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल वाइज है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हम सर्कल को स्टार्ट और एंड के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहीं से फ्लो स्टार्ट किया है तो आप वहां पे सर्कल लगा के उसमें स्टार्ट लिखोगे, अगर कहीं एंड किया है तो फिर आप सर्कल लगा के उसको एंड कर दोगे। तो ये डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं कि आपका फ्लो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ खत्म हो रहा है, पहली चीज। दूसरा जो एग्जांपल थी कलर वाली आप वेरी करती है कि आप लोग डिफरेंट कलर यूज करना चाहते हैं कि नहीं। इसमें जो मैंने कलर डिफरेंट यूज किए थे उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो पर्पल कलर है वो बेसिकली मेन पेजेस को डिफाइन कर रहा है, कि जो मेन पेजेस हैं या कोई ऐसे पेज हैं जो रीडायरेक्ट हो रहे हैं आगे जाके, तो मैंने उनको डिफरेंट कलर दे दिया। या जो डिफरेंट फ्लोज हैं उन फ्लोज को मैंने ब्लू कलर में एक्सप्लेन कर यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें ये वाला जो यूजर फ्लो ये एंड हो रहा है कहीं पर? ये इसमें ये था कि जैसे ऑथेंटिकेशन का फ्लो है उसके बाद फैसिलिटेटर का फ्लो है, तो ये एंड नहीं हो रहा किसी तरह से, लाइक ये प्रोसेस चलता रह रहा है। ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन थी, मेरे सामने बस ये खुली हुई थी इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्टली ये चीज दिखा दी, अदरवाइज मैं किसी नॉर्मल फ्लो को दिखा देता तो बेटर था, ठीक है। तो ये इसके बाद हम यूएक्स एज अ करियर, बस इसको 5 मिनट में वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। करियर में हमारे पास जो अगर अभी आप में से कोई पार्टिसिपेंट यूएक्स डिजाइनर बनना चाह रहा है तो उसके लिए ये मेन स्लाइड थी कि अभी जो यूएक्स डिजाइन का जो रोल है या जो जॉब है वो लाइक टॉप 5 डिमांड स्किल्स के अंदर आती है इंटरनेशनल लेवल पे। क्या इंटरनेशनल लेवल पे आपकी मतलब यूएक्स डिजाइनर की इतनी ज्यादा कंसिडरेशन हो चुकी है या इतनी ज्यादा वैल्यू हो चुकी है कि वो लाइक अभी एक मेन रोल एक्सेप्ट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये कुछ टाइम हुआ है, फील्ड आई है कुछ साल हुए हैं, 6-7 साल हुए हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत टाइम से लाइक 80s से चल रही है, 1980s से 80s से सॉरी 1800 से चल रही है, ठीक है। तो अभी इसका जो ग्रोथ रेट है वो 21% लाइक इसका ग्रो हो रहा है एवरी ईयर, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं फील्ड ग्रोथ को, ये भी मैंने एक सोर्स से लिया था, इंटरनेशनल सोर्स से। तो ये लाइक 1950 से बहुत ज़्यादा टॉप पे जा रहा है और अभी प्रिडिक्शन है कि लाइक ये इसकी जो वर्थ है और इसका जो लाइक अगर आप इसको फाइनेंशियल लेवल पे देखते हैं कि सैलरी पैकेज कैसा होगा इसमें, तो ये एक बहुत प्रीमियम फील्ड बनती जा रही है, जैसे कि ब्लॉकचेन इंजीनियर है या फुल स्टैक इंजीनियर होता है या डेवऑप्स के होते हैं, तो ये मतलब मेन फील्ड बनती जा रही है, ठीक है। तो यूएक्स में मतलब आपका करियर बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से या जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं या जितने भी बेसिक इसकी प्री रिक्विजिट्स हैं उनको आप फिल करते हो तो आप एक बहुत अच्छे डिजाइनर बन सकते हो, ठीक है। तो ये आज का सेशन था, किसी को कोई भी क्वेश्चन है वो डिस्कस कर सकता है। जी सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, एक बंदा है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग पे काफी टाइम से है और मिसाल 3 से या 4 साल की उसका एक्सपीरियंस है, लेकिन अब वो मूव करना चाहता है यूएक्स की तरफ, ठीक है। तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए या उसको कौन सा स्टेप सबसे पहले करना चाहिए?
ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था कि मैं पहले ग्राफिक डिजाइनर था, उसके बाद फिर मैं यूआई यूएक्स के अंदर आया। तो एक जो ग्राफिक डिजाइनर है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसको विजुअल मतलब विजुअली उसको सब कुछ आता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, आगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर विजुअली लेवल पे देखते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस लेवल पे उसको काफी ज्यादा चीजें लर्न करनी पड़ेगी, जिसमें हमारे पास काफी डॉन नॉर्मन के नाम से एक बंदा है, उसकी काफी बुक्स हैं, या उसने काफी चीजें एक्सप्लेन की है बेसिक लेवल के ऊपर। इसके अलावा कोर्सेरा से या एक फाउंडेशन है, फैजान बता सकता है अच्छे से, फैजान को नाम याद है, इंटरफेस क्या नाम था? इंटरेक्शन डिजाइन फाउंडेशन। यस, इंटरेक्शन की फाउंडेशन, वो भी बहुत अच्छे कोर्स देती है। तो आप इट्स बेटर कि आप खुद से करने से बेटर है कि आप ना एक प्रोफेशनल जगह से कोर्स कर लें, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो बेसिक में आप मतलब बेसिक्स आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, और आप मतलब उससे आपको इतना ऐसा कुछ मिल जाएगा कि आप फिर खुद से भी लर्न कर सकते हो। तो वैसे तो कोर्सेज आपको इतना बेनिफिट नहीं देंगे प्रैक्टिकल लेवल पे, लेकिन जो प्रैक्टिकल लेवल पे काम करना होता है वो इंसान को खुद ही करना होता है। अगर कोई आप में से यूनिवर्सिटी का लड़का है तो उसको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि यूनिवर्सिटी में आपको ये चीज नहीं बताएंगे कि आपकी जॉब कैसे लगेगी या आप किस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो। यूनिवर्सिटी आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देगी, मतलब ओवरऑल आपको हर चीज दे देगी कि यार इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तौर पे, तो उसके अंदर आपके पास ये वाली फील्ड भी दे सकते हैं, आप स्पेसिफिकली इसमें भी जा सकते हैं, डिजाइन में भी जा सकते हैं, डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, आप क्यूए के अंदर जा सकते हैं, डेवऑप्स में जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको एक्सप्लोर आपको खुद करना है कि आपने किस चीज में जाना है, और आप उसको प्रैक्टिकली कितना सेल्फ लर्न कर रहे हो, आप खुद अपना कितना इनपुट दे रहे हो खुद को बेटर है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो इसी तरह डिजाइनिंग में भी है कि आप इस बेटर कि आप कोई कोर्स कर लें, या अगर आप कोर्स नहीं कर सकते तो बहुत ज्यादा अच्छे प्लेलिस्ट हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी मैं शेयर कर दूंगा लिंक स्टार से, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक लेवल पे। थैंक यू सो मच सर। ओके, और किसी का क्वेश्चन है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा कि ठीक है, जैसे कि अब ये एआई सर आया है, तो सर क्या इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है इस जॉब पर या नहीं? यार अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो इससे किसी भी जॉब पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एआई से, अनटिल अनलेस कि आप एआई को इतना स्ट्रांगली जान लो। मतलब पहली चीज जरूरी पता है क्या है, वो ये है कि आपको खुद एआई इतने अच्छे से यूज करने आनी चाहिए कि आप मतलब आपके बगैर कोई चीज रन नहीं कर सकती। मतलब अभी हम आपको बताता हूँ, आप नेट पे जाएं, आप सर्च करें कि एआई को किस तरह यूज करते हैं, तो आपको टन्स ऑफ कोर्सेज दिख जाएंगे। मतलब अभी इवन एआई को भी यूज करने के कोर्सेज आने लगे हैं, क्योंकि अभी ये जो एरा है ये एआई से रिलेटेड ही है पूरा। तो अब लोग चैट जीपीटी के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दुनिया जान की चीजें सर्च कर सकते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम है जिंदगी में आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, वो आपको एक बहुत अच्छे ह्यूमन लेवल पे जाके आंसर देगा। तो अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आप उसको भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? वो भी बंदा इंसान दे रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी है। अभी मतलब मुझे मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि कभी भी कोई जो जॉब है उसको एआई इतना अफेक्ट नहीं कर सकती। हाँ ये है कि आपकी जो जॉब है उसको इतना एफिशिएंट बना देगी अगर आप एआई यूज करोगे, कि आपके लिए चीजें जो आप महीनों में करते थे आप दिनों में करने लग जाएंगे, घंटों में करने लग जाएंगे। तो ये चीज कर सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ह्यूमन एफर्ट ह्यूमन लेवल पे जाके चीजें रिप्लेस होने लग जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू। अच्छा सर, मेरा सवाल है कि मतलब ये यूएक्स की फील्ड का पाकिस्तान में क्या स्कोप है? यार पाकिस्तान में अभी पहले मतलब 5-6 साल पहले तक तो इतना खास नहीं था, लेकिन अभी जब से इतनी ज्यादा अवेयरनेस आई है इसके अंदर, कम्युनिटीज के अंदर, मार्केट के अंदर, तो अभी बहुत ज्यादा जॉब्स देखने को हमें मिल रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। सिस्टम्स हो गया, टेम्पल्स हो गया, इवन एक्सपेराइट हो गया, और काफी ज्यादा और कंपनीज हैं जो जॉब ऑफर कर रही हैं यूएक्स के अंदर। तो अभी जो स्टार्टअप लेवल पे जो है ना, या जो इंक्यूबेटर्स हैं, उन्हें ये चीज लाइक रियलाइज हो रही है, कुछ टाइम गुजरा है। क्योंकि आपको मतलब हमें ये चीज मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि हम बहुत मतलब दुनिया से बहुत पीछे लेवल पे हैं, एक तरक्की मतलब डेवलपमेंट में या आईटी के अंदर बहुत पीछे हैं पाकिस्तान। लेकिन स्टिल अभी
जो इंक्यूबेटर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं उनको ये चीज, इस चीज की अवेयरनेस आ रही है कि यार हमें ये चीज लानी चाहिए ताकि हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेटर बना सकें। इस वजह से मे बी हम यूजर एक्सपीरियंस में इतना लैग कर रहे थे कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को सही से लॉन्च नहीं कर पा रहे, हमारे प्रोडक्ट्स सही से यूजफुल नहीं हो पा रही हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब स्टार्टअप लेवल पे जाके भी ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड बन चुकी है कि स्टार्टअप लेवल पे भी लोग इसको एक बहुत एसेंशियल मानते हैं, लाइक यूएक्स डिजाइनर को। तो लोग स्टार्टअप लेवल पे जो बेस टीम होती है उसके अंदर भी एक यूएक्स डिजाइनर का होना जरूरी होता है। तो अभी तो मुझे लगता है काफी ज्यादा स्कोप बढ़ चुका है और अभी लाइक काफी ज्यादा इन डिमांड है पाकिस्तान के अंदर भी। इवन अभी तो मतलब आप रिमोट कल्चर है तो आप मतलब पाकिस्तान बैठे हुए इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हो अगर आप इतने एक्सपीरियंस हो। तो मतलब पाकिस्तान में कंपनीज ये प्रोसेसेस फॉलो कर रही होती हैं जो यूएक्स के होते हैं? यस, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो खुद को डिजाइन एजेंसीज कह सकती हैं या खुद को डिजाइन स्टूडियो कह सकती हैं, जो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड डिजाइन्स पर काम कर रही होती हैं, तो वो ये चीज लाजमी फॉलो करती हैं। अदरवाइज अगर कोई सोलो डिजाइनर है किसी बहुत बड़ी कंपनी में तो मे बी उसके लिए डिफिकल्ट होगा इस चीज को कैटर करना, या ये चीज डिपेंड भी करती है प्रोजेक्ट के लेंथ के ऊपर कि प्रोजेक्ट कितने लेवल का है या प्रोजेक्ट पे लाइक हमें कितना फ्रीडम दिया गया है एक डिजाइनर को क्लाइंट साइड से। मतलब आपकी कंपनी करती है ये प्रोसेसेस फॉलो? मोस्ट ऑफ द टाइम हम कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, लेकिन अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं होता, अच्छा जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ना वो एक बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है। तो ब्लॉकचेन जो आइडियाज होते हैं स्टार्टअप्स होते हैं उसमें ये होता है कि हम रैपिड यूआई भी काम करते हैं मोस्टली। तो सर्विस बेस्ड ब्लॉकचेन जो डिजाइन होते हैं वो ज्यादातर हम उसमें पूरे फॉलो नहीं कर रहे होते प्रोसेसेस, उसमें हम लाइक प्रोसेसेस को फिर कस्टमाइज करते हैं। तो ये ज्यादा जरूरी होता है ताकि फिर डिजाइनर के लिए भी आसान हो जाए और क्लाइंट के लिए भी आसान हो जाए। सर जैसे अगर हम बात करते हैं बिग कंपनीज की, डेवसिंक हो गया या सॉलिडॉट है या फिर टेम्पर्स हो गया, तो इस तरह की कंपनीज में अपनी एक एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जैसे हम यूआई सीखते हैं, यूएक्स सीखते हैं, तो हम और इसके साथ साथ कौन सी स्किल्स को डेवलप करें सो दैट वी कैन कीप अ पेस, ताकि हम उस तरह की कंपनीज में अपनी एक एंट्री करवा सकें। यार मैं इस बारे में ये समझता हूँ कि यार ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव सी चीज है कि आप मतलब आपको सबसे पहले उस कंपनी की रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो कंपनी किस टाइप की है और उस कंपनी में क्या चीज। सिर्फ उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं, मतलब आप अपना गोल नहीं बना रहे हो उस कंपनी को, लेकिन आप एक अच्छी कंपनी में ऑब्वियसली, या आप अगर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप ऐसी कौन सी स्किल्स को अपने साथ रखोगे अदर देन यूआई एंड यूएक्स? क्योंकि मतलब यूआई एंड यूएक्स तो आप सिर्फ डिजाइनर ही है ना, तो डिजाइनिंग आई थिंक सिर्फ ये तो काफी नहीं होगा आपके लिए। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप एक डिजाइनर को सेल्फ ब्रांडिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे डिजाइनर बन जाओगे अगर आप खुद को नहीं दुनिया को दिखा सकते, आप नहीं शो कर सकते मतलब आपको कितनी स्किल्स आती हैं, ये क्या आता है क्या नहीं आता। तो इट्स बेटर कि अदर देन यूआई आपको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करना जरूरी है। बहुत इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं और बहुत टाइम लगेगा। लाइक मैं खुद अभी बहुत ज्यादा इनिशियल लेवल पे हूँ सेल्फ ब्रांडिंग के। तो सेल्फ ब्रांडिंग में ये होता है कि आप खुद को लाइक प्रेजेंट करें या आप खुद ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दें। मे बी आप लिंक्डइन पे इतना एक्टिव हो जाएं या ट्विटर पे एक्टिव हो जाएं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाएं। आपको कुछ भी नई चीज मिल रही है सीखने को, आप वो दूसरों से भी शेयर करने शुरू करते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। जब आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है तो आप खुद ब खुद अच्छी कंपनीज की नजर में आते हो, या आप आप ज्यादा इन डिमांड हो जाते हो, हाई डिमांड हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि अदर देन यूआई यूएक्स आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत अच्छे से काम करो। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी अच्छी होगी लोग आपको आपके नाम से लाजमी जाने मतलब करता है। आपका कोई नाम ले तो आपको उनको पता हो कि यार ये इसी फील्ड के अंदर ये लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है ये। तो ये होता है कि ज्यादातर फिर कंपनीज अच्छी कंपनीज उनको फोकस करती हैं। इसमें पर्सनल ब्रांडिंग में एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि
और मतलब आप कंपनीज आपको कंसिडर करें, और पोर्टफोलियो जो है वो एक कस्टमाइज पोर्टफोलियो होना चाहिए। मतलब अगर कहीं कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप कंपनी की थोड़ा रिसर्च करें, कंपनी का देखें यार कंपनी किस तरह की प्रोडक्ट्स बनाती है, सर्विसेज बनाती है, उसकी बेसिस पे जो आपका पोर्टफोलियो होगा उसको आप मोल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है आप किसी भी अगर अच्छी कंपनी में इन होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा अभी सर एक आपको लिंक्डइन पे किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? लिंक्डइन पे मतलब मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, मैं आ जाऊंगा वैसे तो, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि जैसे मैंने अभी सामने लिखा हुआ है faisal.design पर आप जाके आप मेरे सारे सोशल हैंडल से के थ्रू मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज पूछनी हो इन फ्यूचर तो आप वेबसाइट के थ्रू मुझे एक्सेस कर सकते हैं। इस पे मतलब लिंक्डइन का एक्सेस भी होगा आपको। ठीक है, तो एक मेन अनाउंसमेंट करनी है, वो ये कि अभी मैं असेसमेंट शेयर कर दूंगा, तो वो आपसे आप सबको शेयर हो जाएगा। वो असेसमेंट आपको मतलब आप हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट भी इस वर्कशॉप का मिल जाएगा पार्टिसिपेशन का। ठीक है गाइस, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है अच्छा सर, मैं ग्रुप में ऐड नहीं था, तो वो देख लीजिएगा सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा चले, मैं देख लेता हूँ, मैं ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मैं भी खुद को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।